दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 6 वायु की गतियाँ। इस अध्याय में आप जानेंगे पवन के दिशा संबंधी नियम, पवनों के प्रमुख प्रकार, चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या हैं तथा चक्रवातों के प्रकार कौन से होते हैं। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 6 वायु की गतियाँ। दोस्तों आप निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब के विषय में पढ़ चुके हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब और ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। देखिए बहुत ही आसान सा जो है ये अवधारणा है कि निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के बारे में आप पहले जान चुके हैं। जहाँ पर वायु गर्म होती है उस क्षेत्र में निम्न दाब और ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है और वायु जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। याद रखिएगा, वायु हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है और पृथ्वी के धरातल निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। आइए जानते हैं पवन दिशा संबंधी सिद्धांत। दोस्तों देखिए, धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप या उनकी दिशा में थोड़ा सा मुड़ाव हो जाता है और पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। तो एक बार फिर से जानते हैं, धरातल पर जो चलने वाली पवन है उनकी दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब जो है घूमने के कारण पवनों की दिशा में विक्षेप या इनमें मुड़ना हो जाता है और पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल कहा जाता है। इसको कोरियालिस बल भी कहा जाता है। देखिए, वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं और इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी यानी पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं यानी पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। इस आधार पर फेरल नामक विद्वान ने पवन की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया था और इसी कारण इसको फेरल का नियम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों पवनों के प्रमुख प्रकारों के बारे में। तो देखिए, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। याद रखिए, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं और स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को स्थलीय और जलीय समीर कहते हैं। पवन जिस दिशा से और जिस जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पवन जिस दिशा और जगह से शुरू होती है उसका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ता है और ऐसी पवन जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है ग्रहीय पवन या अस्थायी पवन कहलाती है। और इसके विपरीत जिन पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन या बदलाव होता रहता है उन्हें मानसूनी या मौसमी पवनें कहते हैं। और इस तरह के पवनों को 2 वर्गों में रखा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी पवनें हैं? सनातनी या अस्थाई, इनको नियतवाही पवनें भी कहते हैं। अनिश्चित या अस्थाई या अनियतवाही पवनें। तो ये पवनों के मोटे तौर पर 2 प्रकार हैं, अस्थाई और अस्थाई पवनें। आइए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं पवनों के प्रकार को। तो देखिए, पवनें मुख्य रूप से 2 प्रकार की अस्थाई और अस्थाई होती हैं। अस्थाई पवनों को नियतवाही पवनें कहते हैं, अस्थाई पवनों को अनियतवाही पवनें कहा जाता है। अस्थाई पवनों में व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें हैं तथा अस्थाई या अनियतवाही पवनों में 3 प्रकार की मानसूनी, स्थानीय और समीर आते हैं। मानसून 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें और शीतकालीन मानसूनी पवनें।
और इसके अलावा स्थानीय पवन, तो स्थानीय पवन कई प्रकार के हैं जो अपने स्थान या स्थान विशेष के आधार पर जो चलते हैं। उसमें चिनूक, सिरोको, बोरा और लू, अन्य और कई भी पवने हैं। और समीर में स्थल और जल समीर होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अस्थायी या नियतवाही पवनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अस्थायी या नियतवाही पवनों की दिशा वर्ष भर समान रहती है और इनका वितरण पूरे ग्लोब पर यानी पूरी पृथ्वी पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब से संबंधित होती है। इस कारण इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन प्रमुख हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अस्थायी पवनों में व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आइए व्यापारिक पवनों के बारे में जान लेते हैं। व्यापारिक पवन को इंग्लिश में ट्रेड विंड कहते हैं। दोस्तों, अयनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की ओर जो व्यापारिक पवनें चलती हैं और इनकी दिशा नियमित होती है। इसी कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी। इस कारण इनको व्यापारिक पवन कहा जाता था। और फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी दिशा हो जाती है। और यहाँ पर आप इस चित्र में पृथ्वी के वायुदाब की पीटियों और ग्रहीय पवनों वाले चित्र में इसको आप देख सकते हैं। दूसरा है पछुआ पवन। तो आप जान लीजिए, उपोष्ण और उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उपोष्ण उच्च वायुदाब। उपोष्ण उच्च वायुदाब जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा आप देख लीजिए, ये जो पवनें होती हैं पछुआ पवन, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। और इस चित्र में आपको इनकी दिशा देखनी है। तीसरा जो है वो ध्रुवीय पवनें हैं। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये ध्रुवीय पवनें हैं और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। दोस्तों, आप जान लीजिए, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायुदाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधी निम्न दाब पेटी कहते हैं। और आप जानते भी हैं कि ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है और ध्रुवीय उच्च वायुदाब के शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। इनको ध्रुवीय पवन कहा जाता है। तो यहाँ पर आइए इस चित्र के माध्यम से दोस्तों पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में। ये जो पेटी है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, तो ये दोस्तों विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी जो है 0 से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जाता है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर तापमान या सूर्य सीधी रेखा में चमकता है, इसलिए यहाँ तापमान अधिक होता है। इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो है निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके अलावा ये जो देख सकते हैं आप दोस्तों 23.5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, 23.5 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। इसीलिए पवन जो है आप जानते हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो ये विषुवत रेखा की ओर ये पवनें बहती हैं। इसके बाद आप देखेंगे उपध्रुवीय पेटी, तो ये 45 डिग्री से 66.5 डिग्री, ये 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो हैं ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी हैं। इसके अलावा जो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर, इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, दिए गए चित्र को देखकर निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो उत्तरी व्यापारिक पवन किस दिशा से चलती है? तो उत्तर से चलती है। किस दिशा की ओर चलती है? तो ये दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिणी व्यापारिक पवन तो दक्षिण से चलती है और उत्तर की ओर चलती है। इसके अलावा उत्तरी पछुआ पवन, तो उत्तरी पछुआ पवन उत्तर पश्चिम से चलती है दोस्तों
यहाँ पर आप समझ सकते हैं, उत्तरी जो पछुआ पवन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिणी पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और इसी तरह उत्तरी ध्रुवीय पवन जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर, और दक्षिणी ध्रुवीय पवन दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। तो जहाँ से पवन या जो वायु होती है शुरू होती है, उसी स्थान से या जिस दिशा से चलती है वही जो है वायु कहते हैं। उत्तर की ओर से चलने वाले पवन को उत्तरी पवन और पश्चिम की ओर से चलने वाले पवन को पश्चिमी पवन कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रकार है पवनों का अस्थायी या अनियतवाही पवने। तो आप जान लीजिए, अस्थायी या अनियतवाही पवनों में सबसे पहला मानसूनी पवने हैं। मानसून पवन का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, और ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर और ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों में आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं, आप जानते हैं, और इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस ऋतु की पवनों को ग्रीष्म मानसून कहते हैं, और हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है, और शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, इसलिए वर्षा कम होती है। तो जो पवनें आप जान लीजिए समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं उसमें आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए वर्षा अधिक होती है। और जो पवनें जो है दोस्तों आप जान लीजिए स्थल से जल की ओर चलती हैं उनसे वर्षा कम होती है। तो यहाँ पर रेड कलर में आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो अरब सागर से चलने वाली मानसून है उसको दर्शाया गया है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी से चलने वाले मानसून को दर्शाया गया है। फिर जो ब्लैक लाइन में है ये उत्तरी पूर्वी मानसून को दर्शाती हैं, और सबसे अधिक वर्षा भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। अब जानते हैं दूसरा प्रकार स्थली या सागरी समीर के बारे में। तो दोस्तों, स्थली या सागरी समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून पवन की तरह होती है। इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। कैसे? तो आप जब देखेंगे सागरी समीर या सागर की ओर से चलने वाला जो समीर होता है दिन में सागर से स्थल की ओर चलता है, और स्थली समीर रात में स्थल से सागर की ओर चला करती है। तो यहाँ पर स्थल देखिए ये गर्म होता है, दिन के समय में जो है गर्म हो जाता है, और यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो समुद्र की ओर से जो है पवनें स्थल की ओर चलती हैं। रात के समय स्थल ठंडा होता है, तो यहाँ से जो पवन होती है ये जो है समुद्र की ओर चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थलीय और सागरी समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव का होना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिन के समय स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इससे स्थल पर यानी भूमि पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, इसे सागरी समीर कहते हैं। अब आइए देखते हैं लोकल विंड्स या स्थानीय पवनों के बारे में। दोस्तों, किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। इनका संबंध स्थान विशेष की धरातली बनावट से होता है, और इनमें ऐसे गुण होते हैं जिनको प्रचलित पवन से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल, रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत की स्थानीय पवन लू है, और ये भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून महीने में चलती है। विश्व की कुछ प्रमुख पवनों में जो स्थानीय पवनें हैं, चिनूक जो है अमेरिका महाद्वीप में, सिरोको इटली में, हरमट्टन सहारा मरुस्थल में, बोरा एड्रियाटिक सागर में, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में, ब्लिजर्ड कनाडा और साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि चक्रवात क्या है, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, चक्रवात या साइक्लोन जो है वो गर्मी के मौसम में तेजी से धूल भरी आंधी या बवंडर आती है, और ऐसे ही चक्रवात भी होता है। चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब और किनारे की ओर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात में मध्य में निम्न वायुदाब और किनारे की ओर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है।
वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावतों का रूप धारण कर लेते हैं और इन्हें चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात में जो पवनें होती हैं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं और इनमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के समानांतर होता है। दोस्तों, चक्रवात की गति सागरों के ऊपर तेज होती है। स्थलीय भागों पर पहुंचने पर इनकी गति मंद होने लगती है, इसलिए तटवर्ती भाग ही चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पर आप चक्रवातों की गति की दिशा को देख सकते हैं। दोस्तों, चक्रवात बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जानते भी हैं कि चक्रवात कैसे होते हैं। तो चक्रवातों की जो दिशा होती है वो आप समझ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है वो घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में इसकी गति होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा में ये गति करती हैं। अब आइए देखते हैं चक्रवात के प्रकार। तो चक्रवात ऐसे मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधी चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात। उष्णकटिबंधी चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग जो है वो समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित है। ये चक्रवात बड़े विनाशकारी होते हैं। इनको चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। आप विश्व के मानचित्र पर चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका और बंगाल की खाड़ी को देखने का प्रयास कीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात कौन से हैं? तो ये चक्रवात 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, लेकिन पवनों की गति कम होने के कारण उष्ण कटिबंधी चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। चक्रवातों से बचाव के बारे में आइए जान लेते हैं दोस्तों। तो चक्रवात से बचाव, संचार माध्यमों के द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर दोस्तों समुद्र तट और नदियों के डेल्टा क्षेत्र से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मकानों के ऊपर टिन शेड उखड़कर दूर चले जाते हैं, इसलिए खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे और तारों को न छुएं। घरों की बिजली और लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं और जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। और चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने पीने की सामग्री, पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें और सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। चक्रवात के बाद एंटी साइक्लोन भी होता है दोस्तों। प्रति चक्रवात क्या है? तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात की दिशा के विपरीत होती है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब और बाहर की ओर जो वायुदाब होता है वो निम्न होता जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है और प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक होता है। तो ये था आज का अध्याय दोस्तों। अब आइए इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं कि वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। पवन दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी या नियतवाही पवन और अनिश्चित या अस्थायी पवन। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? तो धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप होता है और पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवात आने पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो अभी हमने बताया है, संचार माध्यमों से सूचना पे लेते रहें, समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं, चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होते ही दूर स्थानों पे चले जाएं तटीय क्षेत्रों से, मकानों के ऊपर टिन शेड जो है उखड़ कर दूर चले जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद करें,
चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे और तारों को न छुएं। घरों में बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं। जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री और पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। अगला है दोस्तों, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है, तो आप जान लीजिए दोस्तों। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर आंधी और झंझावात का रूप ले लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। चक्रवात विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। जैसे चक्रवात में जो पवनें होती हैं वो बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, जैसे बाहर यहाँ से केंद्र की ओर चलेंगी पवनें। लेकिन जो प्रतिचक्रवात होता है उसमें वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है और प्रतिचक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक होता है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरना है। दोस्तों, पवन जो है ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। दोनों स्थानों पर पहले उच्च हो जाएगा फिर निम्न हो जाएगा। पछुआ पवन जो है ये अस्थाई या नियतवाही पवनों का प्रकार है। भारत में किस प्रकार के, तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और चिनूक पवन जो है ये अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के सहारे चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं। तो मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। ये तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी के ऋतु में समुद्र में उच्च वायुदाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु में बाकी 6 महीने में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं करती हैं। चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं, तो चक्रवात निम्न वायुदाब का वो क्षेत्र है जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं 30 किलोमीटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ भारी वर्षा और गर्जन के फलस्वरूप जानमाल की बहुत हानि होती है, इसलिए चक्रवात विनाशकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करना है। पहला है सागरी और स्थलीय समीर में। तो सागरी पवन जो होता है ये तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है और स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, इसलिए स्थल पर वायुदाब कम और सागर स्थल पर वायुदाब अधिक होता है। परिणाम ये होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। स्थलीय समीर तो रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है, इस कारण समुद्र पर वायुदाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है, इसलिए धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलती हैं। इन्हीं पवनों को स्थलीय समीर कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पछुआ पवन और मानसूनी पवनों के बारे में पूछा गया है। तो पछुआ पवन जो होती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवन कहलाती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं और किसी विशेष ऋतु में चलने वाले पवनों को मानसूनी पवन कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। अगला है कि गर्मी के बताइए मैं कौन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्मी के महीने में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ, तो ये सागरी समीर कहलाती है। सागरी समीर। स्थल से सागर की ओर बहती हूँ तो ये स्थलीय समीर है। और चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, तो इसको चक्रवात कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के अध्याय 6 वायु की गतियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी और अभ्यास प्रश्न जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस अध्याय को अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनके बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं में वायु की गतियाँ, वायु कटिबंध और स्थलीय सागरी
समीर में अंतर, चक्रवात प्रति चक्रवात तथा स्थानीय पवनों से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।